हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आचार्य एजुकेशन। स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई एम वेदवीर एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर रिसर्च एप्टीट्यूड। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूजीसी नेट पेपर 1। तो आज हम लोग बात करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। इसके बिना आप यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। तो ये इसमें से अगर हम बात करें तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो 6 to 7 क्वेश्चन आते हैं, और ये इंपॉर्टेंट यूनिट में से एक है। बेसिक से लेके एडवांस तक के क्वेश्चन इस यूनिट में से आपको मिलेंगे। देखो, ऐसा कहते हैं कि भाई हमारे पास जो रिसर्च है, खाली हमें टॉपिक से रिलेटेड ही चीजें नहीं पढ़नी है, लेकिन कल को अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो आप सबको पता है कि भाई या तो आप टीचिंग के लिए जाओगे या फिर आप पीएचडी के लिए जाओगे। अगर पीएचडी के लिए प्रेफर करते हो या टीचिंग के लिए भी अगर आप प्रेफर करते हो तो रिसर्च का जो मतलब है वो आपको पता होना चाहिए कि भाई आपका जो टीचिंग है वो किस तरीके से करोगे, रिसर्च आप किस तरीके से करोगे, रिसर्च होती क्या है, कैसे आपको टॉपिक सिलेक्ट करना है, कैसे हम सिस्टमेटिकली रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं। तो पीएचडी में कंप्लीट आपका जो वर्क रहता है वो किसका रहता है? रिसर्च का ही रहता है। इसके लिए आप 3 से 4 साल एक यूनिवर्सिटी में आप बिताने वाले हो, तो उसका जो बेसिक आइडिया है वो इस एग्जाम में आपको मिलने वाला है। तो कल को आप कहीं पे भी रिसर्च प्रपोजल के लिए भी अगर आप जाते हो तो बेसिक आपको रिसर्च के बारे में वहां पर क्वेश्चनिंग करी जाती है। तो आपको इन सब चीजों के बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिसर्च होती क्या है। तो रिसर्च जो है, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च क्या होता है? रिसर्च 2 वर्ड से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। री का मतलब क्या बेटा? अगेन, और सर्च का मतलब हो गया फाइंड आउट समथिंग। ठीक है, तो किसी भी चीज को जब मैं ढूंढता हूं फॉर सेकिंग ऑफ नॉलेज, अपनी नॉलेज को एक्सटेंड करने के लिए, या मेरे पास एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो सिंपल सी बात है, आई हैव अ प्रॉब्लम, ठीक है, और उस प्रॉब्लम का मैं क्या चाहता हूं? सॉल्यूशन चाहता हूं। उस प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन चाहता हूं। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचा जाएगा? तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। दूसरी चीज, हमें यह पता होना चाहिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इन अ सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक हम कैसे पहुंचेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या हमारा मेथोडोलॉजी रहेगी हमारी, और कौन कौन से स्टेप हम फॉलो करेंगे, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? रिसर्च बोलते हैं। मान लो कोई भी चीजें हमारे आसपास में बहुत सारी चीजें घटित हो रही हैं, आसपास में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, इन सब के बारे में मुझे नॉलेज गेन करनी है कि ये जो चीजें हुई हैं वो कैसे हुई हैं, क्या हुई, कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, व्हाट, व्हाई, व्हेन। व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ। जब मुझे इस चीज के बारे में जानना है तो इसको मैं क्या बोलूंगा? रिसर्च बोलूंगा। रिसर्च एक कॉन्टिन्यूअस और साइक्लिकल प्रोसेस होता है। कॉन्टिन्यूअस क्यों होता है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार आपने मतलब जो प्रॉब्लम की रिसर्च कर ली और वहां पर बाद में आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने रिसर्च करी है और आपके बाद भी बहुत सारे लोग क्या करेंगे? रिसर्च को कंडक्ट करने वाले हैं। तो यहां पर हम रिसर्च को रिसर्च इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने रिसर्च करी है और आगे भी बहुत सारे लोग रिसर्च करेंगे। तो हम किसी की थ्योरीज पर नजर डालें, उससे जो है कुछ सीखें, कुछ जो है देखें कि भाई उन्होंने क्या बताया था हमसे पहले जिन लोगों ने रिसर्च करी थी, और जो हमारी कंक्लूजन है वो क्या है, आने वाले जो लोग हैं वो हमारी रिसर्च को स्टडी करेंगे। तो रिसर्च एक सिस्टमैटिक क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंक्वायरी होती है, जहां पर हम प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचा जाए इस चीज के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, आई होप ये बेसिक चीजें आपको समझ आ गई होंगी। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में हम जो है क्या डिसाइड करेंगे? ये चीज डिसाइड करते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर प्रोसेस क्या रहेगा, एक पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी हम लोग क्या यूज करने वाले हैं रिसर्च को करने के लिए। अपना डेटा कलेक्शन करना, उसको एनालिसिस करना, उसका एक रिजल्ट देना। और रिसर्च का मतलब ये होता है समथिंग न्यू, कुछ चीजें एड ऑन करना, कुछ चीजें नई जानकारी हासिल करना ही हमारा क्या होता है? रिसर्च होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा चंद्रयान 3 भारत ने भेजा था, वो किस लिए भेजा था बेटा? रिसर्च के लिए भेजा था, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नई हमें
जानकारी हमें हासिल हुई, नई जानकारी हमें प्राप्त हुई, इससे आने वाली जो चीजें हैं, आने वाली जो जनरेशन है, इसको हम बहुत सारी प्लानिंग स्ट्रेटजीज के थ्रू हम चीजें बता सकते हैं। तो रिसर्च मेथोलॉजी का मतलब क्या हुआ? सिस्टमेटिक थियोरेटिकल एनालिसिस ऑफ मेथड्स। कौन कौन से मेथड्स हम लोग जो यहां पर अप्लाई करेंगे अपनी रिसर्च का रिजल्ट लेके आने के लिए, एक एक्यूरेट वे में चीजों को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक डिफरेंट प्रोसेस रहेगा, हाउ द प्रोसेस ऑफ रिसर्च इज बीइंग कंडक्टेड, आप रिसर्च को कैसे कंप्लीट करोगे, और इसके साथ साथ आपका जो है व्हाई अ पर्टिकुलर मेथड आर यूज, हम कोई पर्टिकुलर मेथड यूज कर रहे हैं तो उसको क्यों यूज कर रहे हैं, क्या रीजन है इसका, और क्या इसकी जगह और कोई मेथड हो सकता है। डेटा कलेक्शन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, रिसर्च के डिफरेंट टाइप्स हमारे हो सकते हैं, ठीक है। आपका जो डेटा है उसको कलेक्ट कैसे किया जाएगा, उसको एनालिसिस कैसे किया जाएगा, उसको इंटरप्रेट कैसे किया जाएगा, उसको हम मतलब जो है इंटरप्रेट करने के बाद अपनी कंक्लूजन कैसे देंगे, उसको हम आगे फर्दर रिसर्च का हमारा स्कोप क्या है, तो ये सब चीजें हमारी रिसर्च मेथोलॉजी में आ जाती हैं, ठीक है। तो रिसर्च मेथोलॉजी एक सिस्टमेटिक साइंस है हमारा, जैसे हम रिसर्च को कैसे कंडक्ट करेंगे, रिसर्च का हमारा कितना टाइम पीरियड है, कितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं, कैसे हम अपने रिसर्च की एक्टिविटीज को कैरी ऑन करेंगे, इसी चीज को हम क्या बोलेंगे? रिसर्च मेथोलॉजी बोल, ठीक है। इसमें हम लोग जो है रिसर्च का डिजाइन बनाना, एक ब्लूप्रिंट तैयार करना, रिसर्च डिजाइन का मतलब होता है ब्लूप्रिंट तैयार करना। इसके साथ साथ हमारा जो है डेटा कलेक्शन के मेथड, डेटा हमारा कई तरीके का होता है, ठीक है, जिसमें हमारा प्राइमरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा है। प्राइमरी डेटा के अलग अलग सोर्सेज होते हैं, सेकेंडरी डेटा के अलग अलग सोर्सेज होते हैं। जब आप डेटा फर्स्ट हैंड कलेक्ट करोगे, मतलब फर्स्ट टाइम जब डेटा कलेक्ट करोगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी डेटा बोलेंगे। जब डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है, यू जस्ट नीड टू यूज इट, मतलब डेटा ऑलरेडी किसी और ने कलेक्ट किया है, हम उसको क्या कर रहे हैं? खाली यूज कर रहे हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मुझे एक सर्वे कंडक्ट करना है और वहां पर मैं जाता हूं, फील्ड में जाता हूं और अपना एक्सपेरिमेंट करता हूं और अपनी जो सर्वे है इंटरव्यू करा मैंने और वहां से डेटा कलेक्ट करा। रॉ डेटा जो मिलेगा, फर्स्ट हैंड जो डेटा मिलेगा उसको प्राइमरी डेटा बोलेंगे। और मैं किसी वेबसाइट पे जाता हूं, वहां पे मैंने सर्च करा, वहां से मुझे डेटा जो मिला वो मेरा क्या हो जाएगा? सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे? मेथड क्या रहेगा हमारा? सैंपलिंग कैसी रहेगी? देखो दो चीजें होती है, एक होती है पॉपुलेशन, एक होता है सैंपल। पॉपुलेशन का मतलब होता है द पर्सन हु इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू योर रिसर्च, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन बोलते हैं। पॉपुलेशन से पूरा डेटा कलेक्ट कर पाना हमारा पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि पॉपुलेशन काफी बड़ी होती है, तो इससे हम डेटा कलेक्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा सैंपल हम लोग जो वो कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप इसको ऐसे समझो कि जो डेटा है हमारा, जैसे ये हमारी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के एक छोटे से पार्ट पे हम लोग क्या करते हैं? एक सैंपल को टेस्ट करते हैं, उसमें फिर हम लोग जो है डेटा कलेक्शन करते हैं, उस पर टेस्टिंग करते हैं और ये मान के चलते हैं कि जो हमारा सैंपल का रिजल्ट होगा वही हमारी पॉपुलेशन का रिजल्ट होगा। तो ये हमारी पॉपुलेशन हो गई और ये हमारा क्या हो गया? सैंपल। सैंपल इज द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। अगर हम एंटायर डेटा यानी एंटायर जो पॉपुलेशन है उससे हम अगर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेंसस। कई बार ये चीजें भी पूछी जाती हैं कि मतलब हमारे पास अगर जो पॉपुलेशन है, एंटायर पॉपुलेशन से जब हमने डेटा कलेक्ट किया है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सेंसस। और अगर हम सैंपल से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे सैंपलिंग डेटा, ठीक है। चलिए यहां पर कौन कौन से टूल यूज करने वाले हो, टेक्निक्स कौन से यूज करोगे, डेटा का इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे और उसकी रिपोर्टिंग कैसे करोगे, तो ये सब चीजें हमारी किस में आ जाती है? रिसर्च मेथोलॉजी में आ जाती है। अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो रिसर्च के अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो पहली चीज, रिसर्च एक क्या होती है? सिस्टमेटिक अप्रोच होती है। सिस्टमेटिक अप्रोच मतलब एक सिस्टम को यूज करना पड़ता है, एक प्रॉपर तरीका होता है इसका और हमारे पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? इस चीज को, अपनी रिसर्च के प्रोसेस को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो रिसर्च हमेशा एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है, मतलब एक सिस्टम आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पहले आपने डेटा कलेक्शन कर लिया, फिर आप प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे हो, फिर आप अपना जो है सैंपल डिसाइड कर रहे हो, फिर आप अपना जो कंक्लूजन दे रहे हो, फिर आप अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है। रिसर्च के लिए एक प्रॉपर स्टेप होता है, वो स्टेप बाय स्टेप हमारी इंक्वायरी जो है वो हमें कंडक्ट करनी पड़ती है और हर जो स्टेज होती है वो हमारी क्या होती है? लॉजिकली होती है। देखो रिसर्च का मतलब इलॉजिकल बातें करना बिल्कुल भी नहीं होता। जो भी बात बोलोगे हर बात के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एविडेंस होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। हर बात को प्रूफ करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ सपोर्टिंग एविडेंस आपके पास होने चाहिए, तभी हम अपनी रिसर्च को एक वैलिड और लॉजिकल रिसर्च मानते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो चीज हम बता रहे हैं वो लॉजिकल होनी चाहिए और इसके साथ साथ साइंटिफिक होनी चाहिए। साइंटिफिक एंड लॉजिकल का मतलब क्या है कि हमारे पास उसको पहले हम क्या करते हैं? साइंटिफिक किसी चीज को हम क्या बोलते हैं? जब एक कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं या फिर हम ये बोलते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स। यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, रिसर्च के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, जो हम यहाँ पर अपने कंडक्ट करेंगे। इसके बाद ऑब्जर्वेशन हमारी होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट है, उसकी रीजनिंग है या उसकी एश्योरेंस मतलब जो है देना
कि जो हमारे पास डेटा है और जो रिजल्ट है वो रिजल्ट कितना एक्यूरेट है, और इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब यहां पर क्या होता है, कई बार ये चीज पूछी जाती है कि रिसर्च में देखो एक्यूरेसी तो आपकी रहनी चाहिए, हो सकता है कि आपकी रिसर्च कोई दूसरा बंदा क्या कर रहा है, बेस बना रहा है और उसके बेसिस पे वो रिजल्ट अपना मतलब जो है आगे कंक्लूड कर रहा है या रिसर्च करने के बारे में सोच रहा है। जब मैंने अपना कोई रिसर्च का टॉपिक स्टार्ट किया तो उससे पहले मैंने अपना जो है ये टॉपिक डिसाइड करा और उसको मैंने गूगल पे सर्च करा, वहां पे मेरे पास 2-3 रिसर्च पेपर आए मेरे पास, उनको मैंने स्टडी करा। स्टडी करने के बाद मेरे माइंडसेट में एक चीजें मेरे पास बनी और उसी के थ्रू मैंने क्या करा, आगे की रिसर्च को स्टडी। अब मान लो वो चीजें ही मेरी गलत है तो ऐसा हमारे पास आगे भी गलती होने के चांसेस हो सकते हैं। तो रिसर्च में एक्यूरेसी होनी चाहिए और ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है रिसर्च मस्ट बी फ्री फ्रॉम बायसनेस। मेरे को अपने पर्सनल ओपिनियन वहां पर नहीं देने, जो भी मेरा डेटा कहता है, जो भी मेरा कंक्लूजन आता है, जो भी मेरे रिजल्ट आ रहा है, उसी को मुझे क्या करना है, यहाँ पर इंक्लूड करना है। मतलब मेरी प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम का मेरा सॉल्यूशन क्या आया, और जो भी मैं कंक्लूजन करूंगा वो डेटा के बेसिस पे करूंगा और इसके बेसिस पे ही मैं क्या करूंगा, आगे अपना रिसर्च का जो प्रोसेस है उसको मैं कंडक्ट करूंगा। ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी एंड अनबायस्ड आपका रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो पर्सनल ओपिनियन, इमोशंस को हमें अवॉइड करना है। हम ये नहीं कह सकते ये चीज मतलब क्यों हो रही है, क्या हो रहा है। जो चीज हमारे पास है, जो ऑब्जर्वेशन हमने करी है, जो हमारे पास रिजल्ट आया है, जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट हमने किए, उसका जो भी रिजल्ट आया है दैट मस्ट बी एविडेंस और उसमें दैट मस्ट बी फ्री फ्रॉम बायसनेस। पर्सनल ओपिनियन और बायसनेस आपकी जैसी चीज यहां पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसके साथ साथ आपका रेप्लिकेबल इन नेचर हो। देखो हम जो रिसर्च करते हैं वो रेप्लिकेबल इन नेचर होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये रिपीट द स्टडी बाय यूजिंग सेम मेथोलॉजी। कहने का मतलब ये है कि कल को मान लो मैं कोई भी रिसर्च करता हूं और आप ये कह दो सर ऐसे कैसे हुआ, जो आपने कंक्लूजन दिया है ये कैसे हुआ, आप इसको टेस्ट करके बताओ, इसको आप चेक करके बताओ। तो जो भी मैंने मेथड यूज करा है, जो भी मैंने टेक्निक्स आपको बताई हैं, उस टेक्निक्स के अगर आप यूज करते हैं या उस टेक्निक का यूज करके आप मेरे रिजल्ट को चेक करना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हो, तो वो भी सेम रिजल्ट आपका आना चाहिए। इट मस्ट बी रेप्लिकेबल इन नेचर, मतलब कंसिस्टेंसी आपकी रहनी चाहिए। उसको चाहे मैं टेस्ट करूं, आप टेस्ट करो, तीसरा पर्सन टेस्ट करे, कोई XYZ कोई भी पर्सन अगर मेरी रिसर्च को टेस्ट करेगा तो उसका रिजल्ट सेम ही आना चाहिए। क्या मतलब कि अगर जैसे मान लो मैंने रिसर्च करा तो मेरा रिजल्ट कुछ और आया, आपने रिसर्च करा तो उसमें रिजल्ट कुछ और आया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट मस्ट बी रेप्लिकेबल इन नेचर। तो बेटा ये कई बार ये चीजें पूछता है, इंपीरिकल नेचर आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई आपने हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली, हाइपोथेटिकल आपने मतलब जो है डेटा कलेक्शन करा और हाइपोथेटिकल ही आपने मतलब जो है सॉल्यूशन दे दिया। रिसर्च का कोई स्कोप होना चाहिए। आपका जो टॉपिक सिलेक्ट होता है वो रिसर्च के स्कोप के बेसिस पे ही होता है कि आपकी जो रिसर्च है वो आगे यूजफुल होनी चाहिए, आगे हम उसको कहीं ना कहीं मतलब जो है अपना फर्दर फ्यूचर उसको यूज कर सकें, उसका आगे कोई स्कोप होना चाहिए, तभी वो जो चीजें हैं हमारी रिसर्च उसको हम कंप्लीट करते हैं। इट मस्ट बी इंपीरिकल इन नेचर, मतलब रिसर्च जो है आपकी रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ड होनी चाहिए, नॉट ऑन हाइपोथेटिकल सिचुएशन बेस्ड। ठीक है। तो आपका जो है एक्चुअल फाइंडिंग्स हमारी होनी चाहिए, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है, डेटा आप कलेक्शन कर रहे हो और डेटा को आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो, उसको कंक्लूड कर रहे हो, डेटा कलेक्शन कर रहे हो, कंक्लूड कर रहे हो, कंक्लूड करने के बाद अपना रिजल्ट दे रहे हो, तो वो सब चीजें हमारे पास यहाँ पर रहनी चाहिए। कंट्रोल प्रोसेस होना चाहिए। देखो यहाँ पर हम वेरिएबल्स को स्टडी करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स लेते हैं, जिसमें से कुछ वेरिएबल्स हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल रहेंगे, कुछ वेरिएबल हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेंगे। तो हम एक चीज का दूसरे चीज पे क्या इंपैक्ट होना चाहिए, इन चीजों को भी हम क्या करेंगे, स्टडी करें। वेरिएबल आर आइडेंटिफाइड एंड कंट्रोल वेयर द पॉसिबल रिड्यूस द चांसेस ऑफ एरर। मतलब हम कोशिश करेंगे कि मैं हमारे पास जो एरर है, एरर के चांसेस कम से कम होने चाहिए। अगर हमारी रिसर्च में ही एरर है तो आगे जो हमारा कंक्लूजन रहेगा उसमें भी एरर रहेंगे, और रिसर्च में एरर हो ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। ठीक है। फ्लेक्सिबल आपका होना चाहिए। तो मेथोलॉजी है जो भी आप यूज करने वाले हो, रिसर्च की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली ही आप क्या करोगे, डिफरेंट डिफरेंट मेथोलॉजी आप सिलेक्ट करोगे। देखो एक डेटा कलेक्शन करने के या रिसर्च के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं जो हम यहां पर सिलेक्ट करने वाले। तो जो मेरी रिसर्च है, जिस टाइप की मेरी रिसर्च है, उसी टाइप की रिसर्च के अकॉर्डिंगली मैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को यूज करूंगा। डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। जैसे आपका साइंटिफिक कोई अपना चीजें हैं, अगर आपके हिस्टोरिकल रिसर्च है तो उसका अलग रहेगा, प्रेजेंट सिनेरियो, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, एनालिटिकल रिसर्च है, एक्शन रिसर्च है, फंडामेंटल रिसर्च है, बेसिक रिसर्च है, बहुत तरीके की रिसर्च होती है। तो इसके हिसाब से मैं चीजों को स्टडी करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि भाई मेरे पास जो रिसर्च है, मेरे पास जो कंक्लूजन है वो किस तरीके का रहेगा। अगर आपने गलत रिसर्च में गलत मेथड आपने सिलेक्ट कर लिया तो वो रिसर्च भी क्या हो जाएगी, आपकी
गलत हो जाएगी। तो आई होप बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा होगा कि रिसर्च क्या है, हम रिसर्च क्यों करना चाहते हैं, अपनी नॉलेज में कोई एक्सटेंशन करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग नॉलेज को वेरीफाई करना चाहते हैं, हम नई चीजों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो इसके लिए मुझे रिसर्च करना पड़ेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लो मुझे किसी दूसरे पर्सन की रिसर्च को क्रिटिसाइज करना है, तो उसके लिए मेरे पास भी एक सॉलिड प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, चलिए हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम रिसर्च के बारे में बात करें तो रिसर्च के हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं। भाई रिसर्च हम क्यों करते हैं, देखो आप लोग जो रिसर्च कर रहे हो क्यों कर रहे हो, ठीक है, इसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है टू गेट द एकेडमिक डिग्री। सबसे पहला और मेन काम आपका रहता है टू गेट द एकेडमिक डिग्री, इसलिए हम लोग रिसर्च कर। कल को मान लो पीएचडी करना चाहता हूं तो पीएचडी करने के पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव एक ही है कि मेरे को एकेडमिक डिग्री मिले, दूसरी चीज मेरी नॉलेज में एक्सटेंशन हो, तीसरी चीज टू अर्न द लाइवलीहुड ऑफ द पर्सन। ठीक है, एक पर्सन का लाइवलीहुड मतलब जीविका चलाने का जो साधन है वो भी रिसर्च हो सकता है। कल को मान लो मैं किसी डिपार्टमेंट में लग जाता हूं, एक ऑर्गेनाइजेशन में लग जाता हूं एज अ रिसर्च एसोसिएट या रिसर्च डिपार्टमेंट में, अब वहां पर जो मेरा काम रहेगा वो क्या रहेगा, कंपनी के लिए रिसर्च करना, कंपनी के लिए नई नई चीजें फाइंड आउट करना, उनके लिए नए नए मेथड्स मतलब जो सिलेक्ट करना, और इसमें ये सिलेक्ट करना कि भाई कंपनी नई नई चीजों को लेकर आने से पहले बहुत सारी रिसर्च करती है, तो वहां पर मेरा जो रिसर्च करने का काम है वो कंपनी के लिए है। ठीक है, तो अब वहां से मैं जो रिसर्च कर रहा हूं वो कंपनी के लिए कर रहा हूं और उससे उसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो वो जो पैसा मिल रहा है वो अर्न लाइवलीहुड है। ठीक है, तो यहां पे टू डिस्कवर द न्यू नॉलेज, हमें कोई न्यू नॉलेज है डिस्कवर करनी है, नॉलेज में एक्सटेंशन जो नॉलेज है उसको एड ऑन करना है, पुरानी नॉलेज में कुछ नई नई चीजें फाइंड आउट होती है हमारी, तो नई चीजें में पता चलती है अच्छा ये ऐसा हुआ था, ये ऐसा हुआ था, ये ऐसा हुआ था। अभी जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि अभी लाल किले में रेड फोर्ट पे हमारा क्या होता है, बॉम्ब ब्लास्ट होता है। अब मुझे ये जानना है कि जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ वो क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीजन था और क्या क्या मतलब जो है डिसीजंस लिए गए इसको मतलब जो सॉर्ट आउट करने के लिए, इसकी प्रॉब्लम का क्या मतलब जो है हमारे पास सॉल्यूशन निकला। तो इसके बारे में जब एक्सटेंसिव रिसर्च करना चाहता हूं तो ये भी हमारा एक रिसर्च का टॉपिक है। मान लो हमारे आसपास में बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे आसपास में देखने के लिए हैं और हम उनको देखते हैं, उसके बारे में रिसर्च कर रहा हूं। या आपके जो फॉर एग्जांपल कि मुझे ये जानना है कि आजकल लोगों के जो नंबर ऑफ डिवोर्सेस हैं वो हमारे क्यों बढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में मुझे रिसर्च करनी है। या किसी और एक्सटेंसिव मतलब कोई नॉलेज है उसके बारे में मुझे अपना एड ऑन करना है, तो उसके लिए मैं रिसर्च कर सकता हूं। ठीक है, टू डिस्कवर द न्यू नॉलेज, आपको न्यू फैक्ट, रिलेशनशिप और प्रिंसिपल्स फाइंड आउट करने, तो इसके लिए भी क्या कर सकता हूं मैं, रिसर्च कंप्लीट कर सकता हूं। ठीक है, टू वेरीफाई द एग्जिस्टिंग नॉलेज, मेरे पास कोई नॉलेज है, उस नॉलेज को मैं टेस्ट करना चाहता हूं, उसको चेक करना चाहता हूं, उसको वेरीफाई करना चाहता हूं, तो इसके लिए भी मैं रिसर्च का यूज करूंगा। ठीक है, तो यहां पर हमारी जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं, एग्जिस्टिंग एजम्पशंस हैं, उसको मैं यूज करूं, उसको मैं टेस्ट करूं, उसको वेरीफाई करूं, तो इसके लिए मेरे पास क्या रहेगा, रिसर्च को मैं यूज करूंगा और देखूंगा। ठीक है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, जैसे हमारे पास मैंने आपको बताया कि भाई हमारे पास प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं। अच्छा, ये एक रिसर्च एक साइक्लिकल प्रोसेस भी होता है। साइक्लिकल प्रोसेस इसलिए होता है कि कई बार ऐसा होता है हम प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं और सॉल्यूशन हमारा ऐसा निकलता है कि वो एक नई प्रॉब्लम को जनरेट कर देते, तो हमारे पास रिसर्च है मतलब प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से हमने डेटा कलेक्शन करा, डेटा कलेक्शन करने के बाद हमने फाइंडिंग्स करी, फाइंडिंग्स करने के बाद एक नई प्रॉब्लम आई, फिर हम दोबारा से मतलब जो उसी प्रोसेस पे हम लोग जो दोबारा से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, हमारे पास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, उसका मैं सॉल्यूशन करना चाहता हूं, चाहे वो डेली लाइफ की है, बिजनेस की है, सोशल लाइफ की है, XYZ किसी भी चीज की प्रॉब्लम है, उसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए, तो उसको भी मैं क्या करूंगा, रिसर्च कर सकता हूं। ठीक है, टू डेवलप अ इम्प्रूव थ्योरी, हमें कोई नई थ्योरी डेवलप करनी है, कोई नई थ्योरी को इंप्रूवमेंट करनी है। देखो जब तक मतलब कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ठीक है, जब तक आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है तब तक आप उसके बारे में कोई चीज हासिल नहीं करना, बिना पर्पस के, बिना ऑब्जेक्टिव के लिए आप कोई भी काम नहीं करते हो। ठीक है, तो यहां पर क्या है, हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग थ्योरी है, उसको रीडिफाइन करना है, कुछ नई चीजों पे काम करना है हमें, तो उसके लिए भी हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, मतलब आगे आपको कोई फर्दर पॉलिसीज बनानी है तो उससे पहले भी रिसर्च करोगे, अपने आसपास के एनवायरमेंट को स्कैन करोगे, अपनी आसपास की चीजों को देखो। कंपनी जो भी पॉलिसी बनाती है तो उससे पहले एक रिसर्च की इंक्वायरी कंडक्ट करती है और वहां पर यह देखा जाता है कि कोई भी हमारे पास जो पॉलिसी मेकर है, हमारे पास जो मैनेजर्स हैं, हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिसीजन बना रही है, गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रही है वो किस तरीके से ले रही है, वो भी इसी तरीके से ले रही है। पहले वो रिसर्च कंडक्ट कराती है, डेटा कलेक्शन करवाती है, डेटा कलेक्शन करने के बाद उसके प्रॉज एंड कॉन्स देखे जाते हैं, उसके बाद आगे पॉलिसीज बनाई जाती हैं, क्योंकि एक गलत पॉलिसी आपका फ्यूचर डुबा सकती है।
ठीक है। चलिए, इसके अलावा फ्यूचर ट्रेंड को देखना, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि फ्यूचर ट्रेंड को प्रिडिक्ट करना, उसको जो है एनालिसिस करना, ये देखना कि आने वाले टाइम में चीजें क्या होने वाली हैं, तो इस चीज के बारे में भी क्या कर रहा हूं मैं, रिसर्च कर सकता हूं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मुझे ये रिसर्च करनी है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे आप लोग देख रहे हो एआई का यूज हो रहा है, टीचिंग में एआई का क्या यूज हो सकता है, क्या टीचिंग से मतलब जो है एआई से टीचिंग को इंप्रूव किया जा सकता है, या रिसर्च में एआई का क्या यूज है, तो इस तरीके से हम चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको एनहांस करना, ये भी हमारा इसमें आ जाएगा कि कोई कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है उसके बारे में मुझे डिटेल और डेप्थ नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए भी क्या करूंगा मैं, रिसर्च को कंडक्ट करने वाला हूं। ठीक है। इसमें 2 पॉइंट और ऐड कर लेना। इसमें एक तो हमारा टू गेट द एकेडमिक डिग्री, जिसके लिए हम लोग रिसर्च करते हैं, ये भी एक ऑब्जेक्टिव हमारा। इसके अलावा टू अर्न द लाइवलीहुड, तो हमारे 2 ऑब्जेक्टिव इसमें आप और ऐड कर सकते हो। ठीक है। या फिर मुझे सोशल इश्यूज हैं उसके बारे में मुझे किसी भी पॉइंट को हाईलाइट करना है, अगर कोई किसी भी एग्जिस्टिंग कोई थ्योरी थी उसमें कुछ कमियां रह गई हैं उनको मुझे हाईलाइट करना है, या कोई हिडन फैक्ट थे जो हमारे छूट गए हैं, रह गए हैं, पहली वाली थ्योरी नहीं बता पाई थी, उसमें कुछ कमियां हैं, तो हम लोग जो है नई थ्योरी डेवलप करने के लिए भी रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे रिसर्च का प्रोसेस क्या रहता है और रिसर्च को हम कैसे कंप्लीट करते हैं। देखो, इसमें से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चन मिलता है, बेसिक इंट्रोडक्शन में से क्वेश्चन मिलेगा, और आपके प्रोसेस में से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है। देखो, प्रोसेस क्या रहता है, जैसे मैंने आपको बताया कि रिसर्च क्या है, एक सिस्टमेटिक और क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन हमारी रिगार्डिंग कलेक्शन ऑफ डेटा टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड गेट अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है। देखो, यहां पर सबसे पहला जो काम रहता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले रिसर्च एरियाज आप फाइंड आउट करो, एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन, मतलब जिसका हम सॉल्यूशन जानना चाहते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता है तो आप उसका सॉल्यूशन कैसे पता करोगे, तो ये चीजें हमारे पास पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमारा जो काम रहेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, जहां आपने अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, या फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि आपको टॉपिक ही नहीं पता है, और ये बहुत ही यूनिक और एक कहते हैं ना कि सर्टेन आइडेंटिफिएबल कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए। आपको खुद भी नहीं पता कि आप जो है किस चीज के बारे में स्टडी करना चाहते हो, ये क्या है, तो उसके बारे में आपको जो पहले बहुत आपको डिटेल आपको जो है स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाके आप अपनी प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे कि एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप कहां पर किस चीज को स्टडी करना चाहते हैं। अगर आपको यही नहीं पता है तो आगे का प्रोसेस करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है। तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया अपनी प्रॉब्लम को, ये देख लिया कि भाई उसको क्लियरली डिफाइन करो कि मुझे किस चीज को स्टडी करना है और क्या स्टडी करना है। ठीक है। प्रॉब्लम शुड बी स्पेसिफिक, रेलिवेंट एंड रिसर्चेबल, मतलब ऐसी प्रॉब्लम रखो जो आपका क्या होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए, और उसको हम क्या कर सके, एक रिसर्च हम जो है उस पर कंडक्ट कर सकते। मान लो आपने कोई ऐसी प्रॉब्लम जो है आइडेंटिफाई कर ली जिस पर डेटा ही अवेलेबल नहीं है, या जिस पे आगे रिसर्च पॉसिबल ही नहीं है, तो ऐसी प्रॉब्लम पर रिसर्च कंडक्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहता है वो हमारा रहेगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर। देखो, इसको हम ROL बोलते हैं। एक बार अब जब आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया तो अब आपका जो दूसरा काम रहता है वो रहता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। देखो, रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब क्या होता है कि आज से पहले इस टॉपिक जो आपने सिलेक्ट करा है, इससे पहले क्या क्या लोगों ने कहा है, क्या क्या लोगों ने रिसर्च करी है, तो उससे पहले जो भी हमारी रिसर्च के जो प्रोसेस है, जो लोगों ने बताया है, उनको हम एक बार गो थ्रू करते हैं, ताकि मुझे एक माइंड मेकअप मिल सके, मुझे ये पता चल सके कि भाई कब कहां पर क्या क्या चीजें लोगों ने बताई हैं, तो उनकी क्या क्या प्रॉब्लम थी, उन्होंने क्या क्या अपने कंक्लूजन दिए, उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, उनका स्कोप क्या क्या था, और मैं जो रिसर्च कर रहा हूं इसका स्कोप क्या क्या है। इससे आपको एक माइंडसेट आपको पता चल जाता है। जैसे मान लो जो बच्चे फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं वो क्या करेंगे, पहले आप प्रीवियस ईयर के पैटर्न देखोगे ना, कि प्रीवियस ईयर का पैटर्न आपने मतलब देखा, और उससे आपको पता चला कि भाई क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, एग्जाम में किस किस तरीके से चीजें आ रही है, और किस किस यूनिट से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या आ रहा है और किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुट करे जा रहे हैं। ठीक है। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर से आपको गैप पता चलेगा, और आपको ये पता चलेगा कि जो पहले के लोग थे उन्होंने क्या प्रॉब्लम फेस करी और उन्होंने क्या क्या चीजें इसके बारे में बताई हैं।
ठीक है। तो इससे हमारा प्रीवियस रिसर्च को स्टडी करो, जर्नल्स को स्टडी करो, बुक्स को स्टडी करो, रिपोर्ट्स को स्टडी करो, रिसर्च पेपर को स्टडी करो, ताकि हम एक आइडियाज यहां पर लगा सके और यू कैन आइडेंटिफाई द गैप बिटवीन टू रिसर्चर्स, मतलब उनके बीच में गैप क्या है, मतलब हम क्या स्टडी करना चाहते हैं, इन्होंने क्या बताया, उसके बीच में जो गैप है उसको आप कैसे फुलफिल कर सकते हो, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव या उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव अपने फॉर्मुलेट करो, आप ये देखो कि भाई हम जो रिसर्च करना चाहते हैं उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है। इसके पीछे मतलब हम जो एक हाइपोथेसिस भी डिजाइन करेंगे। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, एक प्रॉब्लम का टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है जिसको बाद में चल के हम टेस्ट करेंगे और ये देखेंगे कि भाई हमारे पास जो हाइपोथेसिस हमने बताए, टेंटेटिव एजम्पशन हम लोग मान के चलते हैं कि दीज आर द टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जैसे मैंने आपको बताया कि एक कंपनी की सेल डिक्रीज हो रही है और कंपनी ये जानना चाहते हैं हमारी सेल क्यों डिक्रीज हो रही है, ये क्या हो गया, हमारा रिसर्च की प्रॉब्लम हो गई। हमने हाइपोथेसिस बनाया कि कंपनी की जो प्लानिंग फॉल्टी है जिसकी वजह से मतलब हमारा जो रिसर्च है वो हमारे जो उसको हमें रिसर्च करना है और हम ये मान के चल रहे हैं कि कंपनी की फॉल्टी प्लानिंग की वजह से हमारी जो सेल्स है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है। इसको हम बाद में मतलब जो उसको टेस्ट करेंगे कि ये जो हमने रिजल्ट माना था अपना या जो रीजन हमने माना था वो सही था या गलत था, वो बाद में पता चलेगा। अगर सही होता है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर गलत होता तो हमें नई चीज पता चलेगी कुछ। ठीक है। तो यहां पर हाइपोथेसिस क्या होती है, एक टेंटेटिव एजम्पशन होती है जिसको whose validity yet to be tested। yet to be tested का मतलब होता है बेटा इसको आगे चल के हम टेस्ट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे ताकि हम ये देख पाए कि उससे हम अपनी रिसर्च को कैसे आगे कंटिन्यू कर सकते। क्या इस हाइपोथेसिस का हमारे रिसर्च से कोई रिलेशन है, क्या वही रीजन है जो मान के मैं चला था या इसमें रीजन कुछ और आ रहा है, तो ये चीज हमें हाइपोथेसिस से पता चलेगी। उसके बाद आप क्या करोगे, रिसर्च डिजाइन बनाओगे। देखो रिसर्च डिजाइन का मतलब होता है कि यहां पर आप जो है, डिजाइन का मतलब होता है ब्लूप्रिंट। आप रिसर्च से रिलेटेड एक ब्लूप्रिंट बनाइए, जैसे एक बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग से पहले एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, उसका एक नक्शा बनाया जाता है। ऐसे ही हम लोग रिसर्च में ये डिसाइड करते हैं कि भाई हमारे रिसर्च का टॉपिक क्या रहेगा, टाइप्स क्या रहेगा हमारा, इसमें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च रहेगी, डिस्क्रिप्टिव रहेगी, कॉजल रिसर्च रहेगी या फंडामेंटल रिसर्च रहेगी, और आपकी जो है अप्लाइड रिसर्च रहेगी, एक्शन रिसर्च रहेगी, हिस्टोरिकल रिसर्च रहेगी, एक्स फैक्टर रिसर्च रहेगी। तो अलग अलग तरीके की रिसर्च होती है। इसमें हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अप्रोच हम लोग जो यूज करेंगे, मतलब रिसर्च डिजाइन में बेसिक आइडिया आपका जो है तैयार किया जाता है कि हम उसको स्टेप बाय स्टेप उसको हम कैसे कंप्लीट करेंगे, और एक रिसर्च का ब्लूप्रिंट बनाया जाता है कि ये जो रिसर्च है वो हमारे इतने टाइम पीरियड में कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिसर्च डिजाइन बोलेंगे। रिसर्च डिजाइन करने के बाद हम लोग जो एक सैंपल डिजाइन करते हैं, सैंपल डिजाइन का मतलब करने का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया पॉपुलेशन का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सैंपल बोलते हैं। अगर हम एंटायर जो टारगेट पॉपुलेशन है उसमें से एक छोटा सा सैंपल साइज हम लोग जो सिलेक्ट करेंगे, अच्छा सैंपल साइज उतना ही रखना जितने पे आप इजीली उस पे स्टडी कर सको। मान लो हमने 1000 का सैंपल साइज रख लिया लेकिन हम 20 पे भी उसको ढंग से स्टडी नहीं कर पा रहे, तो इतना बड़ा सैंपल साइज रखने की कोई जरूरत नहीं होती है। छोटा सैंपल साइज रखो जिसपे आप एक्सटेंसिव स्टडी करो, वो ज्यादा बेटर रहता है रेदर देन कि आप बड़ा सैंपल साइज ले लो और उस पे आप रिसर्च की स्टडी को कंडक्ट ना कर पाओ। ठीक है। सैंपल साइज और सैंपलिंग टेक्निक, हाँ सैंपलिंग टेक्निक से हमेशा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो ये चीज ध्यान रखना। सैंपलिंग टेक्निक हमारी अलग अलग होती है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक अलग होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक अलग होती है। प्रोबेबिलिटी में हमारे जैसे सिस्टमेटिक है, क्लस्टर है, एरिया सैंपलिंग है हमारा, और हमारी स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग है, रैंडम सैंपलिंग है, मल्टी स्टेज सैंपलिंग है हमारी। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सैंपलिंग की टेक्निक होती है जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आती है, कुछ हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी में आती है, जैसे आपका कोटा सैंपलिंग होता है, जजमेंटल सैंपलिंग होता है, आपकी कन्वीनियंस सैंपलिंग हो जाती है, स्नोबॉल सैंपलिंग हो जाती है, तो एक्सीडेंटल सैंपलिंग हो जाती है, हैपहैज़ार्ड सैंपलिंग होती है हमारी। तो इसमें कई तरीके की हमारी डिफरेंट डिफरेंट सैंपलिंग होती है। तो ये पूछा जाता है आपसे कि आपने कौन सी सैंपलिंग टेक्निक को यूज करा है, प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में कौन सी टेक्निक को यूज करा है, आपने यही टेक्निक क्यों लिए, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। एक बार सैंपल डिजाइन आपका तैयार हो गया, सैंपल डिजाइन करने के बाद अब आपका जो काम है वो डेटा कलेक्शन का है। जैसे आप जो है ये डिसाइड करोगे भी डेटा कैसे कलेक्ट करोगे, प्राइमरी डेटा है तो आप क्वेश्चनियर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और आपकी डायरी एंट्री, इनसे हम लोग जो प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। और सेकेंडरी अगर मुझे डेटा कलेक्ट करना है तो मैं बुक से, रिपोर्ट से, वेबसाइट से, जर्नल से, पब्लिश, अनपब्लिश, मेरे पास जो है न्यूज़पेपर है, आर्टिकल है, मैगजीन है, और बहुत सारे तरीके होते हैं। इंटरनल रिकॉर्ड से भी हम लोग जो डेटा अपना कलेक्ट कर सकते हैं, तो ये हमारा सेकेंडरी डेटा हो जाता है। तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि डेटा मेरा प्राइमरी रहेगा या सेकेंडरी रहेगा। ज्यादा ऑथेंटिक प्राइमरी डेटा रहता है, लेस ऑथेंटिक आपका सेकेंडरी डेटा रहता है। अगर आपको रियल टाइम डेटा चाहिए प्राइमरी डेटा पे जाइए, अगर आपको सेकेंडरी डेटा, एग्जिस्टिंग डेटा चाहिए तो आपको सेकेंडरी डेटा पे जाना पड़ेगा।
ये सब चीजें डेटा कलेक्शन हो गया। डेटा कलेक्शन करने के बाद आप उसको क्या करोगे, डेटा जो आपको मिलेगा वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलेगा, उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेकर आओ और उसको एनालिसिस करो, क्योंकि डेटा को जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे तब तक डेटा कलेक्शन करने का कोई यूज ही नहीं बेटा। तो आपने जब डेटा कलेक्शन करा, डेटा कलेक्शन करने के बाद आप एप्रोप्रिएट टूल्स यूज करो, टेक्निक्स यूज करो, हाउ यू विल क्लासिफाई द डेटा, टेबुलेट द डेटा, एनालाइज द डेटा। मान लो मेरे पास 1000 लोगों का डेटा है, तो अब 1000 लोगों के डेटा को अगर मैं नॉर्मली देखूं तो उससे मैं कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकता, मुझे उसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, मुझे पिक्टोरियल फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा, एक ग्राफ्स मुझे बनाने पड़ेंगे, बार ग्राफ है, हिस्टोग्राफ है, पाई चार्ट है, और आपके जो डिफरेंट मतलब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, हमारे डिफरेंट ग्राफ्स होते हैं हमारे, उसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूं, डेटा को एनालिसिस करने में यूजफुल रहेगा, मैं डेटा को कंपैरिजन करने में मेरा यूजफुल रहेगा, ताकि मैं ये डिसाइड कर पाऊं कि इस डेटा से मैं आगे की रिसर्च को कैसे कंप्लीट करने वाला हूं। डेटा एनालिसिस हो गया, उसके बाद क्या करोगे, अपना इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा करोगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा करने से पहले आप जो है यहां पर एक स्टेप और आता है जिसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब यह होता है कि जो आपने हाइपोथेसिस बनाए थे रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद, उनको टेस्ट किया जाता है, उनको वेरीफाई किया जाएगा कि ये जो हाइपोथेसिस थे ये हमारे सही थे या गलत थे। हाइपोथेसिस हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है नल हाइपोथेसिस, एक होता है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देयर इज टू टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, वन इज नल हाइपोथेसिस एंड अनदर वन इज ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। अगर नल हाइपोथेसिस की बात करें तो जो मैंने एजम्पशन मानी थी, अगर मेरा वही रिजल्ट आता तो ये मेरा नल हाइपोथेसिस है। अगर जो मैंने एजम्पशन मानी थी उससे रिजल्ट मेरा कुछ और आता, जैसे मैंने मान के चला था भाई फॉल्टी प्लानिंग है, लेकिन बाद में पता चलता कि प्रोडक्ट ही गलत है, ठीक है, तो यहां पर मेरा क्या हो गया, अल्टरनेट मतलब जो है आपका सॉल्यूशन आपका आ जाता है, तो उसको अल्टरनेट हाइपोथेसिस बोलते हैं। लेकिन ये जो हाइपोथेसिस होते हैं, जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है तब अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट होगा। एक बार जब ये सारी चीजें हमारे पास हो जाती है, हाइपोथेसिस को हमने टेस्ट कर लिया, हाइपोथेसिस टेस्ट करने के बाद आपका क्या रहता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा रहेगा, उसको इंटरप्रिटेट करो, डेटा का कंक्लूजन करो, इंप्लीकेशन आप निकालो, जो रिजल्ट वगैरह है उनको आप रिजल्ट का बताइए कि क्या आपका रिजल्ट रहा है, और उसके बाद लास्ट में आपका जो काम रहता है वो क्या रहता है, अपनी रिपोर्ट राइटिंग रहती है। रिपोर्ट राइटिंग का मतलब होता है कि जो भी थीसिस आप बनाते हो वो हम यहां पर अपनी कंडक्ट करेंगे, एक रिपोर्ट राइटिंग हम लोग यहां पर तैयार करें। देखो एनालिसिस करना पूरी सारी मतलब चीजों का, और एक लास्ट में जाके हम एक रिपोर्ट हम तैयार करते हैं जिसमें हम ये बताते हैं कि हमारी जो फाइंडिंग्स हैं वो क्या है, और क्या हमने पूरे 3 साल में, 4 साल में या रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड में हमने क्या अपनी रिसर्च करी है और क्या उसकी मेहनत है, क्या उसका रिजल्ट रहा है, तो वो हम रिपोर्ट राइटिंग बताते हैं। मतलब उसको फाइंडिंग्स मतलब हम यहां पर कहते हैं एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट किया जाता है जिसमें इंट्रोडक्शन, मेथोलॉजी, एनालिसिस, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, ये सारी चीजें हम लोग जो है रिपोर्ट राइटिंग में हम लोग बताते हैं। रिपोर्ट राइटिंग का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट आपका एग्जाम में आता है, फॉर्मेट पूछा जाता है। रिपोर्ट राइटिंग का एक तरीका होता है कि उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती है, टेबल ऑफ कंटेंट है, टेबल ऑफ फिगर्स है हमारी, वो सारा हम लोग बनाते हैं, इंट्रोडक्शन है, और आपके जो ये सारा चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स के नीचे फिर आपके बिब्लियोग्राफी होती है, रेफरेंसिंग वगैरह होती है, वो सारी चीजें हम लोग जो यहाँ पर इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो गाइज इस वीडियो में हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा है हमारे रिसर्च का, कि रिसर्च क्या होती है। आई होप ये जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा कि भाई रिसर्च हमारी क्या है, कैसे हम लोग जो इस पे काम करते हैं। ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट के भी वीडियोस आपको हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल मिलेंगे। अगर आप हमसे क्लासेस लेना चाहते हैं तो आपको जो क्लासेस मिलेंगी वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में मिलेंगी। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो जीटी नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के पास ही हमारा आचार्य एजुकेशन के नाम से इंस्टीट्यूशन है, वहां पर आके आप जो क्लासेस है उसको कंडक्ट कर सकते हो। जो बच्चे ऑफलाइन नहीं आ सकते तो हमारे ऑनलाइन पोर्टल्स पर भी जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वहां पर भी हमारी क्लासेस आपकी अवेलेबल रहेंगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप आज ही ज्वाइन करें आचार्य एजुकेशन। थैंक यू गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जल्दी मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू गाइस।